स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने फ्लो साइटोमेट्री को समझा और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए जो सीएसआईआर और आईसीएमआर में पूछे गए थे। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज हम यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जिसमें से सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन जो था जो कि कल के वीडियो में रह गया था, तो सबसे पहले तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि फैक्ट्स का एक क्वेश्चन था जो कि पिछले साल पूछा गया था और ये क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आईसीएमआर में पूछा गया था जो कि 2021 का क्वेश्चन था, तो कल मेरे से ये मिस हो गया था। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ ए फ्लो साइटोमीटर एक्सेप्ट। तो कौन सा फ्लो साइटोमीटर का कंपोनेंट है किसको छोड़कर, मतलब एक्सेप्ट। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, मैं इसको स्टार में ही कंसीडर करूँगा, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन्स करने के लिए आपको मतलब इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसके पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अन्यथा आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएँगे। और जैसा कि आपको पता है जो मैंने कल आपको पढ़ाया ये लेक्चर फ्लो साइटोमेट्री, उसमें मैंने सारे चीज़ों को कवर कर रखा है, तो ये जो क्वेश्चन आया है ये भी आपको अब तो क्लियर ही हो गया होगा। तो जैसा कि मैंने वहाँ पे बताया था कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है। लेज़र लाइट को तो हमने बताया ही कि लेज़र लाइट क्यों यूज़ करते हैं और उसका तो पूरा ही दिख रहा था और इसके अलावा फ्लो चैम्बर यानी कि जहाँ पे ये पूरा सिस्टम रन करेगा। लेकिन यहाँ पे सिंटिलेशन काउंटर का कोई ज़िक्र नहीं था, तो इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और अगर आपने थोड़ा-सा भी अगर आपने टूल्स टेक्निक पढ़ा होगा, तो जहाँ पे आप रेडिएशन का चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है? रेडिएशन का चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पे सिंटिलेशन काउंटर वगैरह आते हैं, ठीक है? तो ख़ैर वो एक अलग स्टोरी है, बट आप इस इन्फॉर्मेशन के साथ इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों बीते हुए कुछ सालों में जो भी फ्लो साइटोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम यहाँ पर जिस आज टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आईसीएमआर, ख़ास तौर से मैं आईसीएमआर की बात करूँगा क्योंकि उसने पिछले बार के अपने क्वेश्चन्स में और बहुत बार से वो क्या कर रहा है कि वो कुछ रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? ठीक है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं। हालाँकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि टीचर सही से पढ़ाते नहीं हैं या इन चीज़ों में अभी भी हमारे सोसाइटी में थोड़ा-सा एक शर्म होती है, जहाँ पे खुल के इस विषय में बात नहीं होती है, ठीक है? बट चूँकि ये चीज़ आईसीएमआर या कोई भी पेपर कराने वाली एजेंसी ये नहीं देखती है और मैं आपको एक बात और भी आपको बताना चाहूँगा जो इस चैनल को फ़ॉलो कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आपको इनके बारे में जानना चाहिए। आज भी बहुत सारी रिसर्च जो है वो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जो कि बहुत ही इमर्जिंग फ़ील्ड है, आप अपना करियर इस फ़ील्ड में बना सकते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को आज से छोड़ दीजिए कि ये मैं कैसे पढ़ूँ या क्या करूँ? आप खुद से ही बुक उठाइए, पढ़िए, ठीक है? अवेयर रहिए, तो यहाँ से क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो आज हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं एसटीडी, ठीक है? ये पीसीओ का कॉल करने वाला एसटीडी और आईएसडी नहीं है। ये जो होता है आप इससे फ़ैमिलियर होंगे थोड़ा बहुत अगर इस चैनल को फ़ॉलो करते हैं तो मैंने पहले भी इसका ज़िक्र किया हुआ है। ये होता है बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़, ठीक है? तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इससे भी क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में बनेंगे क्योंकि इन्होंने एक टेक्निक और होती है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में एआरटी, इसको आप नहीं जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, ठीक है? रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर आपने कभी देखा होगा जो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह आपने देखा होगा ना कि जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते हैं, प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, ठीक है? तो पिछले बार के आईसीएमआर के 2021 के पेपर में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन्स पूछे गए थे और शायद 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे बट आज मैं जो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, वो एसटीडी से डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपको अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहे आप किसी के उठाएँगे आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीबीटी, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। ठीक है? और ये थोड़ा-सा आपके अवेयरनेस के लिए भी बहुत आवश्यक है, तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है? तो अब हम इस चीज़ को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही
टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमें जो जानना होगा, हमें क्या जानना होगा? हमें जानना होगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे नाम से ही आपको दिख रहा है, अप्लाइड टू एनी ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी कोई डिजीज़ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। The group include condition traditionally specified as venereal disease भी इसको बोलते हैं। ठीक है? तो एसटीडी तो समझ जाओगे, लेकिन अगर वेनरल डिजीज दे दिया तो शायद छोड़ के चले आओ, तो ये नाम याद रखना। और इसके अलावा इसको आरटीआई भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, एग्जाम में घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है? इसको मैं टिक कर देता हूँ, ये 3 नाम आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है? इनको क्या बोलते हैं? वीडी बोलते हैं, जिसमें आपके कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे क्लेमाइडिया होता है, गोनेरिया होता है, सिम्फिल्स होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ। ठीक है? सिम्फिल्स, जहां पर भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम आता है, वहां पे सिम्फिल्स का नाम तो आता ही आता है। ठीक है? इसके अलावा आपका जेनाइटल हर्ब्स होते हैं। ठीक है? तो इनका नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एड्स एंड हेपेटाइटिस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट मे बी कॉन्ट्रैक्टेड बाई अदर वेज ऑल्सो। ठीक है? तो ये जो आपकी डिजीज होती है, एड्स और हेपेटाइटिस जो होती है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती हैं, बट ये किसी और माध्यम से भी फैलती हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये तो आज आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, एड्स और हेपेटाइटिस बी इसमें। बट ये दो डिजीज ऐसी डिजीज हैं जो किसी अन्य कारणों से भी होता है। तो जैसा कि आपको पता है, एड्स मैंने एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मैंने अपने जब मैंने इम्यूनोलॉजी का लेक्चर बनाया है, तो मैंने वहाँ पे इसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उस पार्ट को जाके ज़रूर देखिएगा। जो भी कुछ चीज़ें बच गई थी उस लेक्चर में, वो आज आपको समझा दी जाएँगी। तो ये जो होती हैं, ये किसी और कारण से भी हो सकती हैं। एसटीडी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा ये जो है, ये एक बहुत ही गोल्डन पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड एचआईवी। तो हेपेटाइटिस बी जो होती है, जेनाइटल हर्ब्स होता है और एचआईवी, ये 3 डिजीज को छोड़ के अदर एसटीडीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल होता है, अगर इनको आप जल्दी डायग्नोज कर लिया जाए, अगर इनको जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए। समझ रहे हैं? तो सिम्पल्स हो गई, बाकी चीजें हो गई। जैसे आपको पता है ना, एचआईवी होता है तो क्या होता है? बहुत ही मतलब आपने अपने सोसाइटी में भी देखा होगा, या ऐसा आप बचपन से, मतलब जब से आपने बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया होगा, हाई स्कूल से, इंटर से, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूरा आता है एचआईवी। तो वहां पे आप क्या देखते थे कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस वजह से जो हेपेटाइटिस है, जेनाइटल हर्ब्स है और एचआईवी, ये 3 डिजीज आपकी ऐसी होती हैं जहाँ पे क्या होता है कि उसको रोक पाना जो होता है, वो काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है? इन 3 डिज़ीज़ को। उसके अलावा जो भी एसटीडी डिज़ीज़ होती हैं, अगर उनको पहले से डायग्नोज़ कर लिया जाए, तो उनको आसानी से क्योर किया जा सकता है। इसके बाद ऑल पर्सन, हालाँकि यहाँ पे ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाहे वो कोई भी पर्सन हो, वो वल्नरेबल होते हैं टू दिस इन्फेक्शन, बट दिस इंसिडेंस आर हाई अमंग पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 24 साल के बच्चों में। ठीक है? तो 15 से 24 साल की उम्र में ये डिजीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हालाँकि ये डिजीज सेक्सुअली कॉन्टैक्ट डिजीज की कोई सीमा नहीं है, किसी भी उम्र में, किसी भी पड़ाव में हो सकता है। बट ये 15 से 24 साल तक के बच तक के व्यक्तियों में ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसटीडी आर कॉमन, ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, तो आप क्या आंसर करेंगे? वहाँ पे दिया रहेगा ऑप्शन में 15 से 24 साल दिया रहेगा, 25 से 30 दिया रहेगा, ठीक है? 45 से दिया रहेगा, तो क्या होगा? 15 से 24 साल होगा। और यहीं पर मैं एक क्वेश्चन और आपको याद दिला देता हूँ। अगर एक डिजीज आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर 45 टू 60 ईयर कौन सी डिजीज होगी, तो कौन सी डिजीज होगी? कौन सी डिजीज होगी? ये आपको तुरंत रिकॉल आ जाना चाहिए। ये डिजीज होगी ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, ये लैक ऑफ एस्ट्रोजन की कमी से होता है। ये मैंने सब आपको बता रखा है, तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी डिवाइड किए जा सकते हैं, डिजाइन किए जा सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या सिम्टम आते हैं? अर्ली सिम्टम इचिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होंगे, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग होता है। कहाँ पर होगा? जेनाइटल रीजन में होगा, इसीलिए तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। लेटर कॉम्प्लिकेशन जो होता है, वो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाती है, जिसको पीआईडी बोलते हैं। एबॉर्शन की भी स्थिति आ जाती है। स्टिल्स बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मैं आपको यहीं पर ही क्लियर कर देता हूँ। साइंस में एक वर्ड चलता है, टेक्निकली वर्ड होता है, जिसको एक्टोपिक बोलते हैं। ठीक है? आज इस बात को यहीं से समझ लो।
एक्चुअली में होता क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज नॉर्मल अपने स्थान से ना होकर दूसरे स्थान पे हो। जैसे कि अगर आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या फर्टिलाइजेशन छोड़ो, जैसे इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है। इम्प्लांटेशन अगर आप पढ़े होगे तो ये यूट्रस पे होता है, ठीक है। तो अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस पे ना होके फैलोपियन ट्यूब पे होने लगे, ठीक है, अब ये जिक्र आया है तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल जो आपके स्पर्म और ओवम जहाँ पे आके मिलते हैं वो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। तो एफ से फैलोपियन ट्यूब याद रखिएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम आएगा जिस तरीके से हम आपको रटाते हैं। ठीक है, एफ का फर्टिलाइजेशन और एफ का फैलोपियन ट्यूब, ये याद रखिएगा, और ये आईसीएमआर 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या हुआ, तो अभी हम कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पे एक्टॉपिक पर। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल मतलब कहाँ होना चाहिए इम्प्लांटेशन, यूट्रस में होना चाहिए, लेकिन अगर वो कहाँ हो रहा है, इम्प्लांटेशन अगर कहाँ पे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, एक्टॉपिक बोलेंगे। ठीक है, या एक्टॉपिक ग्रोथ है, या कुछ भी ऐसी चीजें जहाँ पे एक्टॉपिक दे दिया, यानी कि वो नॉर्मल जगह पे ना होके अदर देन नॉर्मल, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अदर देन नॉर्मल लोकेशन। ठीक है, इसको याद रख लेना, इसको नोट कर लेना, हो सकता है एग्जाम में या इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। तो यहाँ तक हमने इस पहले चार्ट में क्या समझ लिया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को समझ लिया। 3 नाम है, वनरल नाम है, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस जो होते हैं वो किसी और कारण से भी हो सकते हैं, जो आपकी क्यूरेबल नहीं है, मतलब जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। वो है आपकी हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स एंड एचआईवी। इसके बाद किस एज पॉपुलेशन में ये कॉमन होता है, तो 15 से 24 साल तक के व्यक्तियों में ये कॉमन होता है। इसके बाद इसके सिम्टम्स हमने देख लिया, इचिंग होगा, फ्लू डिस्चार्ज होगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन स्थिति आएगी तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है, एबॉर्शन की कंडीशन आ जाएगी जिसको आप जानते ही हैं। इसके अलावा एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, यहाँ पे हमने एक्टॉपिक वर्ड को समझ लिया, अदर देन नॉर्मल लोकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टॉपिक बोलते हैं। इसके अलावा जो और भी चीजें आती हैं उसमें इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगा और दूसरे तरीके की कैंसर्स भी होने लगती हैं। इसके बाद ये 7 डिजीज होती हैं जो एसटीडी में कॉज, एसटीडी में आती हैं नाम, इनको आपको याद रखना है। तो सबसे पहली डिजीज जो है वो आपकी क्लेमाइडियासिस होती है, जिसको क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होता है, गोनेरिया निसेरिया स्पीसीज से होता है। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि जो भी बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि निसेरिया गोनेरिया क्या है, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। इसके अलावा ट्राइकोमोनियासिस जो होता है ये ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस से होता है। हालांकि ये जो होता है ये प्रोटोजोआ फैमिली का मेंबर है। ठीक है, प्रोटोजोआ होता है ये। जेनाइटल हर्प्स, ये हर्प सिंप्लेक्स वायरस से होता है। ठीक है, तो ये वायरस से कॉज होता है। सिम्फिल्स ट्रिपेनोमा पैलिडियम होता है, ये आपका बैक्टीरिया से होगा। ठीक है, कॉनकोराइड जो होता है ये हीमोफिलस स्पीसीज से होता है। और जेनाइटल रॉट्स जो होती है वो ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस से होता है। तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं इसीलिए ये सारे वीडियो को समय से पहले अपलोड कर रहा हूँ ताकि जब 23 तारीख को आप पेपर देने जाओ, ठीक है, 23 तारीख को जब आप आईसीएमआर का पेपर देने जाओ तो अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है। इसका स्क्रीनशॉट खींचकर रोज रिकॉल करते रहिएगा। ठीक है, तो गोनोरिया में तो नाम में ही गोनेरिया है जो इसका वायरस है, तो निसेरिया स्पीसीज से होगा, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, सिम्फिल्स आपका ट्रिपेनोमा पैलिडियम से होता है। इसके अलावा ट्राइकोमोनियासिस जो होता है वो वेजिनैलिस से होता है, क्योंकि वेजाइना में इन्फेक्शन होता है, नाम से ही स्पष्ट है। जेनाइटल हर्प्स जो होते हैं वो हर्प सिंप्लेक्स वायरस होता है। जेनाइटल रॉड्स जो होता है वो ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस से होता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, इस चार्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे भी आप याद कर सके ट्रिक व्रिक बना लीजिएगा। अब हम यहाँ पे कुछ, मैंने केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को उठाया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो क्लेमाइडिया डिजीज होती है, क्लेमाइडिया जो होती है इसके लिए ये क्या होता है, ये आपका मदर से इन्फेंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये पास हो सकता है मदर से फीटस में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के समय। तो ये याद रखिएगा, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लेमाइडिया होगा। इसमें आंखों में भी इन्फेक्शन हो जाता है। और इसमें जो हम ठीक करने के लिए दवाई देते हैं वो कौन सी होती है, टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन होगा ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ऐसे ही चीजें जो होती हैं वो पूछी जाती हैं कि ये किसका इनिबिटर है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ये आपका रेप्लिकेशन का इनिबिटर है, कि ट्रांसक्रिप्शन का इनिबिटर है,
कि ट्रांसलेशन का इनहिबिटर है। तो ये तो छोटा क्वेश्चन हो गया जब ड्राइव किया जाएगा। और जब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स करेगा तो ये पूछेगा कौन से स्टेप, मतलब आपसे स्टेप पूछेगा। तो ये आपका होमवर्क है। अगर आप इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपने लिए भी गूगल पे सर्च करके आराम से देख लीजिएगा। तो कौन सी ड्रग देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम वहां पे डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। इसके अलावा सिम्पल्स जो होती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दिया जाता है। पेनिसिलिन का जैसे ही नाम आएगा, इसकी पूरी हिस्ट्री आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या क्या हिस्ट्री नाम में आ जाना चाहिए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम याद आ जाना चाहिए। ठीक है, कैसे इन्होंने डिस्कवर किया था, किस फंगस से डिस्कवर किया था। ठीक है, किससे हम आइसोलेट करते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम होता है। तो ये जो पूरी स्टोरी है, और ये क्या करता है, तो ये जो होता है ये सेल वॉल को ब्रेक करता है। ठीक है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो सेल वॉल को ब्रेक करता है। समझ रहे हो भाई? तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आपको रिकॉल हो जानी चाहिए। मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इसके अलावा जब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है सिंपल्स में, तो ये न्यूरो सिंपल सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब ये नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हो गई है। इसके अलावा जो आपका जेनाइटल हर्ब्स होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो जेनाइटल हर्ब्स एक डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, इसके लिए जो ड्रग का यूज किया जाता है, क्योंकि ये वायरस से हो रहा है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे रखा था। मैंने आपको ये बताया था कि सबका एक सफिक्स होता है। तो एकाइलोविर इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, बैक्टीरिया के लिए आप जो भी ड्रग का यूज करते हैं, साइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, समझ रहे हैं, पेनिसिलिन। तो ये जो होता है ये उनका सफिक्स होता है बैक्टीरिया के केस में। लेकिन वायरस के केस में जो एक ड्रग यूज की जाती है वो क्या होती है, एकाइलोविर होती है। इसको जू वायरस बोलते हैं। अब चूंकि मैं वायरस के, जब मैंने इंटरफेरॉन आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डीएनए के रेप्लिकेशन को इनिबिट करेगा, बट नॉट विद द होस्ट सेल डीएनए। मतलब ये वायरस के डीएनए के रेप्लिकेशन को इनिबिट करता है। एकाइलोवार स्पीड द हीलिंग एंड समटाइम रिड्यूस द पेन ऑफ इनिशियल जेनाइटल हर्ब्स इन्फेक्शन। तो कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा जो आपका जेनाइटल रॉड्स होता है, उसके लिए अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है इंटरफेरॉन आपका अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, लेकिन जो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है वो अल्फा यूज किया जाता है। और एक जो टेस्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन जो है आपका पैप स्मीयर टेस्ट जो होता है, वो सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी से ही जो होता है, जेनाइटल रॉड्स जब होता है तो इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें सर्वाइकल, सर्विक्स में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब जेनाइटल ऑर्गन के, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के पार्ट होते हैं, तो वहां पे सर्विक्स में इन्फेक्शन होता है, फिर सर्वाइकल कैंसर होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो टेस्ट यूज करते हैं वो पैप स्मेयर टेस्ट किया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट पेज पर ये क्वेश्चन भी मैंने लिखाया है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका आईसीएमआर 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने यही पूछा था कि सर्वाइकल कैंसर इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछा है सर्वाइकल कैंसर किससे हो रहा है, तो यानी कि आपका जेनाइटल रॉड के कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, जेनाइटल रॉड्स के कंडीशन में हो रहा है, तो यानी कि ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि इसके लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं, तो पैप स्मेयर टेस्ट किया जाता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे बाकी ऑन ऑप्शन है वो भी अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो ओबेसिटी जो होता है वो आपका डायबिटीज से रिलेशन है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। अल्कोहल कंजक्शन जो होता है ये क्या होता है, फैटी लीवर। ठीक है, फैटी लीवर डिजीज जो होती है वो इससे हो गया, और इनफर्टिलिटी तो इनफर्टिलिटी ही है। ठीक है, तो खैर उससे तो कोई लेना देना है नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी मैंने यहाँ पे पोस्टमार्टम कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका है वो आपका ट्राइकोमोनियासिस है। ये भी आपका डिजीज होता है, जो कि वेजिनेलिस, जो कि एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से होता है, जो ट्राइकोमोनियासिस कॉज करता है। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कहाँ पर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ वेजाइना में होता है, इसीलिए इसका नाम वेजिनेलिस होता है। फीमेल में जब होता है तो वेजाइना में होता है, और मेल में यूरेथ्रा में होता है, वेयर इट इज ए कॉमन इनहेबिटेंट। इफ द नॉर्मल एसिडिटी ऑफ वेजाइना जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो प्रोटोजोआ में ओवरग्रो द नॉर्मल माइक्रोबियल पॉपुलेशन एंड कॉज ट्राइकोमोनियासिस। मतलब जब वहां पे एसिडिक पीएच होता है वेजाइना के केस में, तो
वहाँ पे अगर मतलब वो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, तो ये जो बैक्टीरिया होता है, सॉरी, ये जो आपका प्रोटोजोआ होता है, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर लेता है, जो दिक्कत पैदा करता है। सिम्पटम्स क्या होता है? येलो वेजाइनल डिस्चार्ज यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तरीके की ऑफेंसिव ऑर्डर होता है। सीवियर वेजाइनल इच यहाँ पे कॉज़ होता है। मेंस में क्या होता है? कैन हैव इट विदाउट ओवर सिस्टम, कभी-कभी सिम्पटम भी नहीं आते हैं, बट कैन नेवरदलेस ट्रांसमिट इट टू वुमेन। सेक्सुअल पार्टनर मस्ट बी ट्रीटेड साइमल्टेनियसली। और यहाँ पे जो ड्रग दिया जाता है, वो आपने कभी कॉमनली आपने ये सुना भी होगा, मेट्रिंडाजोल। ये कॉमन ड्रग है, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसके नाम से फ़ैमिलियर होंगे। तो मेट्रिंडाजोल जो होता है वो इसके लिए दिया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर हो गई। सिम्पल्स जो होता है वो आपका कैसे उसको ठीक करोगे? पेनिसिलिन दोगे। एकाइलोविर जो होता है वो जेनाइटल किसके लिए हो गया? हर्पिस के लिए हो गया। जेनाइटल रॉट्स के लिए जो होता है वो आप क्या करोगे? पैप स्मेयर टेस्ट करोगे। सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर हो गया। ठीक है। अल्फा इंटरफेरॉन यूज करोगे। ट्राइकोमोनियासिस जो होता है, वेजिनालिस वेजाइना में इन्फेक्शन होता है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे? मेटिंडाजोल देंगे। ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है एसटीडी के बारे में, और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैंने इसको पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। सीएसआईआर में भी क्वेश्चन आएँगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, सेक्शन बी में आने की संभावना है। अब यहाँ पे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन और लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोनोरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। इट इज़ कॉज्ड बाय नेसेरिया गोनोरिया, जो कि क्या होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर और नेचर आपसे पूछेगा तो ये डिप्लोकोकस होता है। गोनोरिया एक एसटीडी होता है रिजल्टिंग इन द इन्फेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा सिम्फिल्स जो होती है वो एसटीडी है, वल्नरल डिजीज़ है। किससे होता है? ये स्पाइरोचीट। और अगर आप डिटेल में जाते हैं तो ट्रिपैनोमा पैलिडियम जो होता है वो स्पाइरोचीटी फैमिली का होता है। पैथोजन जो होता है पेनिट्रेट ब्रोकन स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन इन द जेनिटलिया, रेक्टम और माउथ ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये होता है। इन्फेक्शन में आल्सो बी एक्वायर्ड बाय किसिंग और बाय अदर इंटीमेट बॉडीली कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, अफेक्ट न्यूमरस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक मेनिंजाइटिस, बोन्स, लिवर, किडनी। ठीक है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है, जो आईसीएमआर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सिम्फिल्स के लिए जो करते हैं, वो वासरमान टेस्ट किया जाता है। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि पिछली ही शायद एग्ज़ाम में इन्होंने टाइफाइड का पूछा था। ठीक है? वो भी मैं आपको बता दूँगा आगे। टाइफाइड टेस्ट का इन्होंने पूछा था, जिसके लिए हम क्या करते हैं? विडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है? तो कभी अगर आप टाइफाइड से ग्रसित हुए होंगे और आपने अगर अपना टेस्ट कराया होगा, तो जब आपको रिपोर्ट मिला होगा तो आप उसमें देखिएगा, नोटिस तो किए नहीं होंगे, मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है? बट आज के बाद से कभी नोटिस करना, तो वहाँ पे जो टेस्ट लिखा होगा वो विडाल टेस्ट लिखा होगा। ठीक है? उसी तरीके से जो एसटीडी होता है उसके लिए जो करते हैं वो वासरमान टेस्ट करते हैं। इसका जो एक और टेस्ट जो आप कर सकते हैं वो वल्नरेबल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट होता है, इसको वीडीआरएल बोलते हैं। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ से हमने सीख लिया। जो इम्पोर्टेंट है आपका ग्राम नेगेटिव होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है? टाइफाइड का मैंने एडिशनल बता दिया, विडाल होता है। यहाँ पे वासरमैन टेस्ट सिम्पल्स के लिए होता है। स्पाइरोचीट हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल गया। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये जेनिटल रेक्टम या माउथ के माध्यम से ये जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ तक क्लियर कर दी। अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, अब हम यहाँ पे एड्स के बारे में बात करेंगे। हालाँकि एड्स जो है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है? ये मेरे इम्यूनोलॉजी के लेक्चर जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने एड्स को एक्सप्लेन किया था। तो हालाँकि कुछ जो चीज़ें उसके ड्रग्स से रिलेटेड, और चूँकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ में भी आता है, वो भी मैंने वहाँ पे बताया था। बट इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, जो आईसीएमआर का परीक्षा देने जा रहे हो, तो आईसीएमआर के रेफरेंस में याद रखना, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एनएआरआई। ठीक है? ये कहाँ पे है? ये पुणे में है। तो हो सकता है कि ये आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये पुणे में है। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे एड्स क्या कह रहा है? आई एम द मोस्ट फियर डिजीज ऑफ द वर्ल्ड, मैं सबसे डरावना डिजीज हूँ। मैं क्या हूँ? मैं रिट्रोवायरस हूँ। रिट्रोवायरस आप जानते हैं जो क्या होते हैं? आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं, जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनके पास होता है। कॉजिंग इम्यूनो डिफिशियंसी कर देते हैं, विथ नो क्योर इन साइट एक्सेप्ट प्रिवेंशन। तो केवल आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, कोई अभी क्योर नहीं है। और ये क्या करता है? ये चैलेंज दे रहा है, खुला चैलेंज दे रहा है साइंटिस्ट को वर्ल्ड वाइड, कि भैया हमको रोक सको तो रोक लो। ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ये इसका फिगर बना हुआ है, आगे मैं बता दूंगा। जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें है, जो मैंने एड्स के लेक्चर में भी बताया था,
कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, 2 थ्रेड्स पड़े होते हैं, सिंगल थ्रेड नहीं होता है, 2 थ्रेड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, 2 ही आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने बता दिया। अब हम यहाँ पे एड्स के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो आज तक आप पढ़ते आए हैं। डिफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम के समय, मतलब आपके जन्म के बाद होता है। इसीलिए क्या है, ये कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं है। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज़ क्या होती हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। जो डिजीज़ बाय बर्थ होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ बोलते हैं। तो चूँकि ये आपका आफ्टर बर्थ होता है, इसीलिए ये क्या है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं है। इसके अलावा एड्स जो है वो फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। एमंग होमोसेक्सुअल इन 1981 में ये पहली बार नोटिस हुआ। इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पीपल्स की डेथ हुई। भारत में ये पहला केस जो था वो 1986 में रिपोर्ट हुआ। तो ऐसे भी हिस्टोरिकल इवेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इसके पैथोजन के बारे में मैंने आपको सारा बता रखा था। एड्स जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी से होता है। 1986 में इसका नाम दिया। किसने दिया? इंटरनेशनल कमिटी ऑन वायरल नॉमेनक्लेचर। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो आईसीवीएन। ठीक है, वायरल नॉमेनक्लेचर ने इसका नाम दिया। दिस वायरस बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ ए वायरस रिट्रोवायरस। क्यों कहते हैं रिट्रोवायरस, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी होती है। इसके अलावा ये इन्वेलप वायरस होते हैं। ये आप वायरस में आप मेरे लेक्चर को जाके पढ़ लीजिएगा। वायरस का एक सेपरेट लेक्चर है, मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर रखा है। इनके पास इन्वेलप होता है लिपिड की बाइलेयर कंसिस्टिंग ऑफ ए लिपिड बाइलेयर ड्राइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन प्रोजेक्टिंग नॉब लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, स्पाइक्स होती हैं, जो कि वायरस कोडेड ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं। इन्वेलप में क्या होता है? आरएनए जीनोम होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फिलामेंट याद रखेंगे, 2 आइडेंटिकल फिलामेंट। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। जिसके पास क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी होगा। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पूछ लिया, यही याद करोगे। और अगर दे दिया कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो छोड़ के तो नहीं आओगे? नहीं, नहीं, तुम छोड़ देना। ये भी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो दूसरा नाम होता है वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसको बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। एचआईवी कंसिस्ट ऑफ ए कोर आरएनए विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोड। द प्रोटीन कोड में क्या होता है? P24। इस तरीके के इसमें प्रोटीन होते हैं जो आपको याद रखना है। आउटर मोस्ट लेवल पे क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है वो GP120 होता है, मतलब CD4 से ये बाइंड करती हैं। और ये जो वायरस के सरफेस पे होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन GP120 होता है। तो ये दोनों आपस में एक्शन करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। तो आपको केवल GP120 याद रखना है। एचआईवी जो है वो आपका रिट्रोवायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है, डीएनए को बनाएगा आरएनए से। वंस एचआईवी प्रोड्यूस डीएनए फ्रॉम इट्स आरएनए, द डीएनए इज इंटीग्रेटेड कर जाएगा होस्ट सेल्स में। देयर इट कैन रिमेन डोरमेंट कंडीशन में रहेगा कुछ दिन तक, गिविंग नो साइन ऑफ इट्स प्रेजेंस। ये पूरा चार्ट मैंने आपको ग्राफ बता रखा है कि कैसे इसका इन्फेक्शन होता है, जो भी था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद जेनेटिकली मशीनरी को क्या करता है? टेक ओवर कर लेता है। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय एचआईवी जो होती है वो हेल्पर टी सेल्स। कुछ नहीं याद आता है तो एचआईवी का क्या करना? एचआईवी का क्या करना? एच निकाल लेना और हेल्पर से जोड़ देना। ठीक है, और हेल्पर जो होता है वो आपका CD4 पॉजिटिव सेल्स होती हैं। तो CD4 की पॉपुलेशन क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, द अटैचमेंट ऑफ वायरस टू CD4 रिसेप्टर GP120 से रिसेप्टर से इनकी बाइंडिंग होती है। बस इतनी इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये आपको एक फिगर याद रख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज है। 2 आरएनए के थ्रेड्स होते हैं, 2 आरएनए थ्रेड्स। मैं लिख देता हूं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी होती है। लिपिड की बाइलेयर होती है, GP120 प्रोटीन होगा जो क्या करेगा? CD4 से बाइंड करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी होगी, ग्लाइकोप्रोटीन के पेडिकल्स पड़े होते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी प्रोटीन होते हैं जो P16 या P24 के कैप्सिड्स होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। द प्रोटीन कोड अराउंड द कोर कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन P24 आउटसाइड द प्रोटीन कोड, जो कि लेयर होती है जो P17 होती है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन GP120 और 141 याद रखिएगा। GP41। इसके अलावा अब कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन को याद कर लेते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन क्या था? मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, ये आप जानते ही हैं। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से होता है। शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल से होता है। ये सब आप जब भारत सरकार इसके बारे में अवेयरनेस के लिए आपके टीवी पर ब्रेक आते हैं तो वो सबसे आप फैमिलियर होंगे। इसके अलावा ये मदर से फीटस में भी ट्रांसफर हो सकता है, चाइल्ड में भी।
तो कौन से व्यक्ति जो होंगे वो हाई रिस्क में होंगे, जो कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर जिनके होंगे वो इस डिजीज के हायर रिस्क में आते हैं। ड्रग एडिक्ट पीपल्स होंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, उनको तो ड्रग एडिक्ट है, उनको तो इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। पैसे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पैसे तो उनको अपना ड्रग खरीदने के लिए लेना है, तो इंजेक्शन कहाँ से लाएंगे? तो एक ही इंजेक्शन से वो बार बार इंजेक्शन लगाते रहते हैं, इसीलिए जो ड्रग एडिक्ट पॉपुलेशन होती है उसमें ये डिजीज ज्यादा देखी जाती है। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें होता है, और चिल्ड्रन ब्रॉर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, अगर माता एचआईवी पॉजिटिव है तो बेटे में भी या बच्चों में भी ये डिजीज हो सकती है। तो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। अब यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। मोड ऑफ एक्शन, एचआईवी कैसे अपना एक्शन करता है। तो आफ्टर द एंट्री ऑफ वायरस इनटू द बॉडी थ्रू द बॉडी फ्लूइड या ब्लड के माध्यम से जाएगा, वायरस कहाँ इंटर करता है? मैक्रोफाज में इंटर करता है, जहां पे उसका जीनोम रेप्लिकेट करेगा। इसीलिए मैक्रोफाज को क्या बोलते हैं? एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने उस दिन नहीं बताया था आपको। मैक्रोफाज जो होते हैं वो एचआईवी फैक्ट्री के काम करते हैं, क्योंकि उसी में ही एचआईवी जो होती है वो मतलब बनती रहती है, वायरस पार्टिकल। और मैक्रोफाज क्या था आपका? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स था। आप सोचो कितनी ये समझदार सेल्स हैं, जिन्होंने किसको किसको इन्होंने कैप्चर किया है, किसको इन्होंने मतलब निष्क्रिय कर दिया? मैक्रोफाज को कर दिया, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम कर रहा था, फैगोसिटिक का काम कर रहा था, फैगोसाइटोसिस कर रहा था। तो यानी कि जब आपने मेन व्यक्ति को ही आपने किडनैप कर लिया तो अब क्या होगा? तो प्रॉब्लम तो होगी ही। इसके बाद एचआईवी जो होगा वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को करेगा, जिनके पास CD4 रिसेप्टर होंगे। तो ये पूरा पैराग्राफ आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। जो मैंने बातें आपको बता दिया है वही होता है। टी लिम्फोसाइट का नंबर गिर जाएगा, जिससे पर्सन क्या होंगे, बहुत सारी डिजीज वहां पे होने लगती है। ठीक है। और जो इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज था, जो कापोसी सार्कोमा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, और भी जो डिजीज होती हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो बस यहाँ से जो हमको ध्यान रखना था कि मैक्रोफाज, मैक्रोफाज का नाम याद रखिएगा, जो क्या करती हैं? एज अ एचआईवी फैक्ट्री का काम करती हैं। अब यहाँ पे डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स के लिए जो करते हैं वो एलाइजा करते हैं। और चूंकि एलाइजा क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी अट्रैक्शन पर आधारित होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और जब लगता है कि हाँ एलाइजा में कुछ आ रहा है, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। तो जब वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं तो वो बात तो याद आनी चाहिए, स्नोड्रॉप। अब कितनी बार मैं बताऊं? प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। तो जो कंफर्मेशन टेस्ट आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करेंगे? वेस्टर्न ब्लॉट। और नहीं तो हम क्या करते हैं? एलाइजा करते हैं। और एलाइजा किस पे आधारित होती है? एंटीजन एंटीबॉडी पे। अब इस चीज को भी देख लो, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो ट्रीटमेंट एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल यूज किया जाता है, बिलोंग टू द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। तो हालांकि ये थोड़ी सी उसके कम कर सकते हैं, बट डेथ को नहीं रोक सकते हैं। इसमें जो कॉमन यूज की जाती है वो जाइडोबुडाइन होती है, या एचटी बोलते हैं इसको, एजिडोथाइमडिन। बेसिकली ये सब न्यूक्लियोसाइड के एनालॉग होते हैं। ये बताया गया है कि वाज फर्स्ट एंड स्टिल कंटिन्यूस टू द ड्रग चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट। इसी तरीके से ये बेसिकली क्या करते हैं? एचआईवी के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेंगे, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। इसके अलावा 4 ड्रग विद सिमिलर एक्शन आर यूज्ड टू इनहिबिट एचआईवी रेप्लिकेशन स्लो द प्रोग्रेशन। जो कि जितने भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड के क्या होते हैं? एनालॉग होते हैं। बेसिकली ये डीएनए के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं। तो थाइमीन के वगैरह को, मतलब जब थाइमीन इनकॉर्पोरेट हो रहा होगा तो ये सिंथेटिक पाथवे की बात है, समझ रहे हो? थाइमीन है, जो भी आपके बेसेस होते हैं उसी के एनालॉग के तरीके काम करते हैं, और एचआईवी मतलब उसके रेप्लिकेशन को क्या करते हैं? इनिबिट करते हैं। क्योंकि जब उसका बेसिक यूनिट ही नहीं मिल पाएगा, बेसिस ही खराब आके जुड़ने लगेंगे, तो क्या होगा? सब्सटेंस दैट आर सिमिलर टू द नेचुरल अकरिंग न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए एंड डीएनए दे ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ रिट्रोवायरस को डीएनए में नहीं बनने देंगे। द फर्स्ट एंड स्टिल मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग जो होती है वो एजिडोथाइमिडीन या रिट्रोविर। यहाँ पर भी विर जो है वो सफिक्स में लगा हुआ है, याद रखना। एमंग पेशेंट टेकिंग एचटी दे इज स्लोइंग द प्रोग्रेशन ऑफ द सिस्टम। द मेन साइड इफेक्ट जो होता है, रेड बोन मैरो डैमेज होने लगता है, अनीमिया भी हो जाता है, द वायरस डेवलप रेजिस्टेंस को भी शो करता है। इसीलिए अभी तक एड्स की कोई ड्रग नहीं देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है, वायरस जो होता है वो ड्रग के प्रति क्या हो जाता है? रेजिस्टेंट हो जाता है। मतलब उसका तोड़ वो निकाल लेता है कि कैसे उसको उस ड्रग से बचना है। तो ये एक अलग मैकेनिज्म है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। द मेन साइड इफेक्ट्स आपको पता चल गया। अदर ड्रग जो होती हैं वो डाइडिऑक्सी आइनोसिन, ये सारे ही न्यूक्लियोसाइड के एनालॉग हैं। साइटिडीन का एनालॉग दे दीजिए, या स्टूबिडाइन। ये स्टाबिडाइन भी बहुत अच्छा यूज किया जाता है पेशेंट्स में, एंड विच में बी यूज इन पेशेंट जहां पे एजिटोबिटाइन अगर कार्य नहीं कर रहा है तो ये ड्रग को यूज करते हैं। जनरली डॉक्टर जाइडोबुडाइन
ये याद रखिएगा। और नेविरेपिन ये देते हैं एचआईवी पॉजिटिव प्रेग्नेंट वीमेन को, ताकि बच्चे में ना इन्फेक्शन हो। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डेली रिकॉल करते रहना। और एक जो कॉमन चीज है, भूल मत जाना, वर्ल्ड एड्स दिवस जो होती है, वर्ल्ड एड्स डे जो होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई है। इसके अलावा मैंने लगभग सारी चीजें मैंने कवर कर दिया है एड्स को लेके। डिटेल में जानना होगा इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट से क्या होता है, वो मेरा लेक्चर में आपको मिल जाएगा एड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कोई इन्फॉर्मेशन छूटी तो नहीं। तो एड्स के बारे में हमने ट्रीटमेंट को समझ लिया, न्यूक्लियोसाइड्स के एनालॉग देख लिए, एलाइजा देख लिया, मैक्रोफाज को हमने पढ़ लिया। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको आज बता दिया है। एड्स के बारे में हो गया, जीपी 120 वगैरह हो गया, एनएआरआई पुणे में है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वासरमैन टेस्ट, ये पैप स्मेयर भी आज आपका हो गया। ठीक है, सिम्फिल्स, अल्फा इंटरफेरॉन, ये सारी चीजें और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो खैर इतनी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ये इसके रिलेटेड मैं भी और भी वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये अप्रोच अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपको ऐसा भी डाउट है कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा या क्या है क्या नहीं है, तो इसको अपनी जानकारी के लिए पढ़ लेना, ये थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए भी आवश्यक है। तो इसको एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, एज अ नॉर्मल भी व्यक्ति जो होते हैं, उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और खासतौर से अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अपने आसपास के लोगों में अवेयरनेस फैला सकें, उनको बता सकें। ठीक है, तो ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई करें। एग्जाम को क्वालिफाई तो आप कर ही लोगे जब आपके पास ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान होगा। लेकिन आपको उसको अपने हित मित्रों तक उसको सही तरीके से आपको उसको पहुंचाना भी है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए, मैंने इसको बता दिया है। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी पढ़ते रहिए, दृढ़ निश्चय के साथ पढ़िए, समय कम है, कार्य ज्यादा है, तो एक भी समय को नष्ट मत करिए, पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।